हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्वी मानुषी पर स्वागत है। आज एक बिल्कुल नया विषय की शुरुआत कर रहे हैं, राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान हमेशा ही सबसे कठिन विषय रहा है सामाजिक विज्ञान में, क्योंकि इसके जो प्रथम 3-4 पार्ट है वो बिल्कुल अलग हैं, यानी कि डेफिनेशन लिए हुए हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 8 क्वेश्चन है, यानी कि प्रत्येक अध्याय से राजनीति विज्ञान के से 2 क्वेश्चन आते हैं। और हमेशा अधिकांश अभ्यर्थियों के क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आराम से समझेंगे। यानी कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, व्याख्या के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। आपको मैंने पहले क्वेश्चन समझा दिए हैं और आपका वो अलग अलग विश्लेषण भी कर दिया है, ताकि आपको राजनीति विज्ञान से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यानी कि ये विषय आपकी मेरिट तय करेगा। इसका जो प्रथम अध्याय है इसको आराम से समझना, और राजनीति विज्ञान क्या है इसको भी आराम से समझेंगे। अगर इसके अध्याय की बात करें तो पहला अध्याय है राजनीति सिद्धांत, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, परंपरागत और आधुनिक उपागम। अब बात कर रहे हैं यहाँ राजनीति सिद्धांत की, यानी कि अपन राजनीति विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपको पहले समझना होगा अध्याय कौन सा है। यहाँ पर है राजनीति विज्ञान नहीं है, यहाँ पर राजनीति सिद्धांत है। तो राजनीति सिद्धांत को आराम से समझेंगे। पहले तो ये बात करता हूं, मैं आपको थोड़ी सी भूमिका समझा देता हूं। देखो, राजनीति विज्ञान की बात करता हूं तो राजनीति विज्ञान उतना ही प्राचीन माना जाता है जितना राज्य। अब राज्य की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग सिद्धांत है, जैसे आप दूसरे अध्याय में पढ़ोगे, जैसे सामाजिक सुविधा सिद्धांत है, या प्राकृतिक सिद्धांत है, या सामाजिक समझौता का जो रूसो जो आपके होब्स है या लोक्स है, उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए। तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम जिसे आप जानते हो कि यूनान यानी कि प्राचीन ग्रीक भी बोलते हैं उसको, वहां पर बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, जिनमें प्रथम विद्वान थे आपके सुकरात। सुकरात के बारे में आपने दर्शन शास्त्र में पढ़ा होगा। सुकरात ने कहा था ज्ञान ही सद्गुण है, यानी कि सुकरात की कौन सी भी कृति नहीं मिलती है, यानी कि सुकरात ने कौन सी भी कृति नहीं लिखी, क्योंकि उन्होंने अपना जो ज्ञान दिया वो मौखिक रूप से दिया था। बाद में सुकरात की मृत्यु के बाद में उनका शिष्य हुआ प्लेटो। तो प्लेटो ने अपनी जो पुस्तक है रिपब्लिक में राजनीति के बारे में, विविध पक्षों के बारे में, शासन के बारे में, विविध पक्षों के बारे में लिखा है। इस कारण राजनीति के बारे में, विविध पक्षों के बारे में लिखा है। तो उनके बारे में भी जो प्लेटो ने जो लिखा है अपनी पुस्तक में, उसके राज्य के बारे में, वो भी एक तरह से व्यवस्थित नहीं है। उसके बाद में प्लेटो का जो शिष्य हुआ अरस्तु ने सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान के बारे में व्यवस्थित अध्ययन किया, यानी कि उसने अलग अलग पक्षों पर राज्य कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, तो अरस्तु ने अलग अलग विचार रखे। इस कारण अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी बोलते हैं, पितामह भी बोलते हैं। तो अरस्तु के बाद में ही इसका राजनीति विज्ञान का एक व्यापक रूप विकसित हुआ। अगर भारत में बोले तो भारत में कौटिल्य है, शुक्र है, अलग अलग विद्वान हुए जिन्होंने प्राचीन काल में ही राजनीति विज्ञान को एक अलग रूप दिया। बाकी बात करते हैं राजनीति विज्ञान का व्यापक क्षेत्र होने के बाद में राजनीति विज्ञान से एक अलग विषय की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम था लोक प्रशासन। और एक बाद में एक अलग विषय और बन गया अंतर्राष्ट्रीय संबंध, क्योंकि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता गया। तो राजनीति विज्ञान को प्राचीन काल से पढ़ते आ रहे हैं। तो प्राचीन काल से जैसे राज्य का जो क्षेत्र था सीमित था, सरकार का क्षेत्र सीमित था, इस कारण इसमें 2 दृष्टिकोण हुए। एक तो हुआ परंपरागत, एक हुआ आधुनिक। परंपरागत 2 दृष्टिकोण है वो एक तरह से राज्य सरकार का अध्ययन करता है, लेकिन जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो एक तरह से राज्य सरकार तक ही इसका क्षेत्र नहीं मानता, वो एक तरह से व्यापक दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं। अगर परंपरागत दृष्टिकोण की बात करें तो वो अपने समय के हिसाब से सही है, और आधुनिक दृष्टिकोण भी अपने समय के अनुसार सही है। अगर बात करें आज से प्राचीन काल की बात करें तो उस समय परंपरागत दृष्टिकोण एक तरह से उचित था। अगर फिर मैं बात करूँ आज से 2000 साल बाद में, यानी कि 2500 ईस्वी में, यानी कि अभी अपन 2100 जैसे मान ली 2024 में है, अगर 2500 में जाएंगे तो ये दृष्टिकोण, वर्तमान का जो दृष्टिकोण है वो भी आपको अनुचित लगेगा। यानी कि समय के अनुसार सब दृष्टिकोण बदलते रहते हैं। तो बात करते हैं इसके व्यापक रूप से, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। राजनीति सिद्धांत क्या है? राजनीति सिद्धांत का मतलब होता है राजनीति के विविध बहुत पक्ष होते हैं, यानी कि राजनीति के अलग अलग पक्ष होते हैं। जैसे आपके राजनीति विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गए, समाज हो गया, राज्य हो गया, सरकार हो गया, बहुत से पक्ष है। इन सभी पक्षों का व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन ही राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। राजनीतिक सिद्धांत बहुत से हो सकते हैं, जिसमें से अपन को 2 ही सिद्धांतों को पढ़ना है, परंपरागत और आधुनिक को। ठीक है, तो अगर सिद्धांत के बारे है तो इसके राजनीति के विविध पक्षों के जो व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन को ही राजनीतिक सिद्धांत बोलते हैं। अगर राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो ये अंग्रेजी के पॉलिटिक्स का से लिया गया है। और जो पॉलिटिक्स की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा की। अब ग्रीक क्या है? यूनानी। यानी कि इसमें ग्रीक भाषा क्यों लिया? क्योंकि अगर बात करें जितने भी विषय हैं उन सब की उत्पत्ति किसी न किसी तरीके से यूनान से हुई है, क्योंकि यूनान था उस समय एक दर्शन शास्त्र का, एक राजनीति विज्ञान का बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो ग्रीक यानी कि यूनान क्षेत्र का यूनानी भाषा हो या ग्रीक भाषा हो, तो ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। एक ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से इसको लिया गया है। कौन कौन से? नंबर 1 तो पोलिस,
पोलिस का अर्थ होता है नगर राज्य। नगर राज्य यानी कि यूनान में पहले नगर राज्य थे, जैसे वहां पर एथेंस था या फिर अलग अलग थे, तो वहां पर नगर राज्यों के लिए ही राजनीति शब्द का प्रयोग किया गया। तो नंबर 1 था पोलिस, दूसरा था पोलिटी शासन, और तीसरा था पोलिटिया यानी कि संविधान। यानी कि इस शब्द की उत्पत्ति 3 शब्दों से लिया जाता है। पहला है पोलिस, दूसरा है पोलिटी और तीसरा है पोलिटिया। यानी कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति 3 शब्दों से ली गई है, पोलिस, पोलिटी और पोलिटिया। यानी तीनों का अर्थ है, पोलिटिया का मतलब है संविधान, पोलिटी का मतलब शासन, और पोलिस का मतलब नगर राज्य। अगर बात करें पोलिस, जो पोलिस यानी कि नगर राज्य जो शब्द दिया गया वो अरस्तु के द्वारा दिया गया, और अरस्तु इस राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। राजनीति विज्ञान अरस्तु की प्रस्तुत रचना है राजनीति, पॉलिटिक्स इसकी प्रमुख रचना है। तो ये चीजें आपको समझना होगा। इसके बाद में मैं परंपरागत और आधुनिक की बात करूंगा, तो वहां पर आपको अनेक परिभाषाओं से इसका विस्तार रूप में आपको समझना होगा। अगर मैं शुरुआत से बात करूं तो राजनीति का जो विकास क्रम है, राजनीतिक सिद्धांत का जो विकास क्रम है, वो पहला है क्लासिक अवधारणा। क्लासिक का मतलब है जो परंपरागत, यानी कि जो परंपरागत है, प्राचीन अवधारणा है, वो इसके बारे में बात करती है। देखो, अगर मैं बात करूं क्लासिक अवधारणा की, तो आपको पता होगा कि जैसे सुकरात था, सुकरात का शिष्य प्लेटो था, प्लेटो का शिष्य जैसे अरस्तु था। तो उस समय जो दर्शन का प्रमुख प्रभाव था, यानी कि राजनीति पर दर्शन शास्त्र का प्रमुख प्रभाव था। उस समय ये उद्देश्य था कि राज्य जो है, राज्य का जो प्रमुख काम है वो व्यक्ति का विकास करना है। यानी कि राज्य का प्रमुख काम क्या है? व्यक्तित्व का विकास करना, और व्यक्ति और ईश्वर के मध्य एक तरह से राज्य का पुल काम करता है। यानी कि व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो राज्य है। यानी कि राज्य एक कड़ी के रूप में है, व्यक्ति को ईश्वर तक की प्राप्ति के माध्यम का रूप का काम करता है राज्य। इस कारण राज्य को एक नैतिक संस्था माना गया। यानी कि राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक आदर्शवादी संस्था है, राज्य एक मूल्य आधारित संस्था है। एक इस तरह से अपन बात कर सकते हैं, राज्य को एक नैतिकता आधारित संस्था माना गया था क्लासिक अवधारणा में। यानी कि राज्य क्या है? राज्य व्यक्ति के विकास के लिए है, और ये व्यक्ति और ईश्वर के मध्य कड़ी के लिए काम करता है, यानी कि मध्य कड़ी के रूप में काम करता है। यानी कि क्लासिक परंपरागत अवधारणा में राज्य को आध्यात्मिकता का केंद्र माना गया, क्योंकि राज्य पर उसमें आप बात करोगे राजाओं का प्रभाव था, इस तरह से चर्चों का प्रभाव था। उस समय राज्य में गणतंत्र बहुत कम थे, राजतंत्री थे। तो राजा स्वयं राज्य मानते हुए ये मानते थे कि राजा स्वयं कि राजा ही प्रजा का विकास करता है, राजा के माध्यम से ही राजा ही प्रजा की उन्नति करता है, राजा के माध्यम से जनता का व्यक्तित्व विकास होता है, और राजा के माध्यम से ही व्यक्ति ईश्वर की प्राप्त कर सकता है। इस कारण परंपरागत अवधारणाओं में राज्य को एक आध्यात्मिक और नैतिक संस्था माना गया था, आध्यात्मिकता से परिपूर्ण माना गया था। यानी कि इसको राज्य को व्यक्तित्व और नैतिकता का साधन माना गया था। यानी कि क्या था? एक साधन, यानी कि राज्य को एक साधन माना गया था साध्य प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक साधन माना गया था। अगर मैं यहाँ थोड़ा संक्षेप में लेता हूं ताकि फिर आपको विस्तार से बताऊंगा। परंपरागत और आधुनिक को दोनों को थोड़ा बहुत यहाँ आपको समझा देता हूं। अगर बात करें तो परंपरागत दृष्टिकोण जो है, केवल जो अपना अध्ययन क्षेत्र है वो केवल राज्य और सरकार और संस्थाओं तक सीमित मानता है। यानी परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो केवल राज्य और सरकार का ही अध्ययन करता है, और जो इसका दृष्टिकोण है तर्क और कल्पना पर आधारित है। यानी कि जो राज्य का दृष्टिकोण है वो तर्क और कल्पना पर आधारित है। यानी कि इसमें कोई भी वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया नहीं गया, इसमें कोई प्रयोग नहीं किए गए, केवल कल्पना पर आधारित लिख दिया। जैसे आपको पता होगा यूटोपिया, आपने नाम सुना होगा यूटोपिया, यानी कि कल्पना आधारित। जो प्लेटो का जो राज्य था उसने एक कल्पना की, उसमें एक राजा था, तो इस तरह से उसमें कल्पना पर आधारित एक राज्य है। इसी तरह इसमें नैतिकता और मूल्यों का समावेश है, यानी कि इसमें नैतिकता यानी कि आध्यात्मिकता का अवधारणा है। इसमें राज्य में नैतिकता और मूल्यों की कल्पना की गई है परंपरागत दृष्टिकोण में। इसमें कानूनी और औपचारिकता पर बल दिया गया, यानी कि कानूनी औपचारिकता का मतलब यह है कि इसमें मानवीय मूल्यों को स्थान नहीं दिया गया। यानी कि इसमें यह नहीं कहा गया यानी कि जो जैसा है वैसा ही इसमें लागू किया जाएगा। जैसे राजा कोई न्याय करेगा तो वो एक तरह से कानूनी और औपचारिकता पर बल देगा। इसी तरह बात करें अपरिष्कृत पद्धतियां, यानी कि अपरिष्कृत पद्धतियां मतलब है इसमें कोई वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग नहीं किया गया है। बात करें इसमें व्यक्तिनिष्ठ विचारों की प्रबलता, यानी कि व्यक्तिनिष्ठ विचारों का प्रबलता मतलब यह है, इसमें व्यक्तिनिष्ठ का मतलब यह है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है जैसा आप किसी व्यक्ति ने जो लिखा वो वैसा लिख दिया। इसमें ऐसा नहीं है जैसे मेरे साथ जो घटना हुई वो एक घटना इसमें लिख दी गई, यानी कि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके द्वारा संकुचित अध्ययन था, क्योंकि संकुचित अध्ययन इसलिए है क्योंकि इसमें केवल इसका जो क्षेत्र है वो सीमित माना गया, क्योंकि इसका उस समय ये माना गया कि राजनीति का जो अध्ययन है वो केवल राज्य सरकार और संस्थाओं तक ही है। इसके बाद में
इसके जो परंपरागत दृष्टिकोण के जो प्रमुख विद्वान हैं, जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, सिसरो है, ऑगस्टाइन है, एक्विनाइस आदि इसी परंपरा के हैं। बाकी बहुत सारे विद्वान हैं जिसके बारे में आगे बात करूंगा। आधुनिक दृष्टिकोण है, अब आधुनिक दृष्टिकोण इसी परंपरागत दृष्टिकोण का विकसित रूप है, जिसके बारे में मैं थोड़ा वीडियो में आगे बात करूंगा ताकि आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। अगर परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें परंपरागत की जो कमियां थी, परंपरागत की जो कमियां, जैसे इसमें ये माना गया कि राज्य सरकार तक अध्ययन नहीं, राज्य सरकार से भी आगे अध्ययन इसका। इसी तरह इसमें तर्क कल्पना पर आधारित माना गया, तो इसमें ये कहा गया कि तर्क कल्पना पर आधारित नहीं, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें जो नैतिकता मूल्य पर बल दिया गया, जबकि इसमें नैतिकता मूल्य पर बल नहीं दिया गया, तो इस तरह से इनको परिष्कृत किया गया। इसके तरह इसमें सर्वमान्य सिद्धांतों का निर्माण किया गया। सर्वमान्य सिद्धांत का मतलब ये है कि जैसे सर्वमान्य सिद्धांत का मतलब है जैसे अगर कोई इस जैसे मान लीजिए भारत में है, अगर भारत में पानी का निर्माण किया जाएगा तो उसमें O2 यानी कि जो अगर बात करें पानी का जो निर्माण होगा वो एक निश्चित फार्मूला की से होगा, यानी कि H2O के माध्यम से होगा। इसी तरह अमेरिका में जाओगे तो भाई पानी का निर्माण वो एक फार्मूले से होगा, यानी कि आप उस सिद्धांत का प्रयोग कहीं भी करो उसका निष्कर्ष एक ही आएगा, चाहे आप यहाँ करो या वहाँ करो तभी उसका निष्कर्ष एक ही आएगा। यानी सर्वमान्य सिद्धांत, यानी कि सब जगह वो सर्वमान्य, जैसे मानते ना कि इस मनुष्य की मृत्यु होगी तो भारत में भी होगी, अमेरिका में होगी, सर्वमान्य सिद्धांत है। यानी कि इसमें मतलब ये है कि इसमें सर्वमान्य सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। इसी तरह इसमें पूर्वाग्रहों से मुक्ति की गई। पूर्वाग्रह का मतलब है कि जैसे मेरे पूर्वाग्रह है, जैसे मैंने कोई किताब लिखी तो मेरे किसी राजा के प्रति कोई पूर्वाग्रह आ गए। जैसे पहले मान लीजिए जो राजा महाराजा थे तो अपनी परिस्थितियां लिखा देते, तो अपने गुणगानों को लिखाते थे। तो इसमें परंपरागत दृष्टिकोण में ये होता था कि इसमें व्यक्तिनिष्ठ विचारों की प्रबलता थी, यानी कि इसमें उसमें अपने विचारों को खुद अपने विचारों को भी लिख देते थे। जैसे उसमें किसी राजा ने दबाव दिया तो उसको उनको लिख दिया, उनके जैसे उनके जो यशोगान कर दिया गया। तो इसमें कहा गया कि इसमें पूर्वाग्रहों की मुक्ति की गई, यानी कि इसमें किसी भी तरह से स्वतंत्र रूप से इसमें अध्ययन किया जाएगा, इसमें किसी के दबाव में लिखा नहीं जाएगा। इसी तरह इसमें यथार्थ व अनुभवात्मक अध्ययन, यानी कि इसमें यथार्थ जो है वैसा ही लिखा जाएगा और अनुभव पर आधार लिखा जाएगा, कल्पना पर आधारित नहीं, जो आपके साथ अनुभव हुआ है उसके आधार पर इसमें लिखा जाएगा। इसमें जो कल्पना पर आधारित था, जबकि इसमें यथार्थ था, यानी कि अनुभव के आधार पर लिखा जाएगा, यानी कि अगर आपके साथ कोई अनुभव हुआ है तभी आपका इसमें लिखा जाएगा। ये कुछ चीजें थी जो आपको यहाँ पर समझनी होगी, बाकी इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। यही विशेषताएं आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि इनमें से परंपरागत दृष्टिकोण की कौन सी विशेषता है, आधुनिक दृष्टिकोण की कौन सी विशेषता है, आधुनिक दृष्टिकोण का क्षेत्र कौन सा है। यहां से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। बस आपको इन चीजों को एक बार दिमाग में बैठा लेना है कि परंपरागत क्या है, आधुनिक क्या है। बस मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आधुनिक क्षेत्र में, तो आधुनिक क्षेत्र में जैसे परंपरागत क्षेत्र में जो विद्वान है कौन कौन से, जैसे मैंने आपको बताया परंपरागत में प्लेटो है, अरस्तु है, सिसरो है, ऑगस्टाइन है, एक्विनाइस है। इसी तरह आधुनिक दृष्टिकोण में अगर बात करें तो चार्ल्स मेरियम। देखो आधुनिक दृष्टिकोण की जो शुरुआत हुई थी वो अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में एक विश्वविद्यालय था, शिकागो विश्वविद्यालय। शिकागो विश्वविद्यालय से आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत हुई थी और शिकागो विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे चार्ल्स मेरियम। तो चार्ल्स मेरियम ने आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत की थी, जिसको आगे बताऊंगा। इसी तरह रॉबर्ट डहल है, लासवेल है, केटलिन है। लासवेल और केटलिन जो आपकी शक्ति और सत्ता में बहुत काम आएंगे। ये दोनों विद्वान लासवेल और केटलिन, इन दोनों का नाम शक्ति और सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है, तो इनको आगे बढ़ेंगे। इसी तरह आपकी मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर आपको पता होगा, मैक्स वेबर नौकरशाही सिद्धांत के बहुत ही बड़े सिद्धांतकार है। इसी तरह लास्की है, लास्की भी सिद्धांतकार है। मैकाइवर है, मैकाइवर आपको नाम सुना होगा, मैकाइवर का नाम सुना होगा। समाजशास्त्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो चार्ल्स मेरियम है, चार्ल्स मेरियम लोक प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। या रॉबर्ट डल है, रॉबर्ट डल ने बहुत सी आलोचनाएं भी की है और इसमें परिप्रेक्ष्य बताई है। इसी तरह लासवेल और केटलिन है, ये शक्ति सत्ता के प्रमुख विद्वान है। इसी तरह मैक्स वेबर नौकरशाही के है, लास की सिद्धांत के है, मैकाइवर समाजशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान है। तो आधुनिक विद्वानों में आपको इनको ध्यान रखना होगा। अब मैंने आपको थोड़ा बहुत परिचय दिया है, अब मैं यहाँ से थोड़ा विस्तार शुरू करूंगा ताकि आपको एक एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत की बात करता हूं, तो राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत यानी थ्योरी, यानी कि अंग्रेजी के थ्योरी शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द, यूनानी का मतलब है ग्रीक, यानी कि यूनानी बोलो या ग्रीक बोलो किसी से होती है। तो थ्योरी शब्द की उत्पत्ति थ्योरिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है समझने का विशिष्ट दृष्टिकोण, समझने का विशिष्ट दृष्टिकोण। यानी कि थ्योरी शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द के थ्योरिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है समझने का विशिष्ट दृष्टिकोण। ये आपको चीज ध्यान रखना होगा, थ्योरिया से, ठीक है।
अगर इसमें कुछ किताबें आती है जो आपको ध्यान रखनी है। सेबाइन की, सेबाइन ने एक किताब लिखी है राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास। ये किताब बहुत सी बार पूछी गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास किसकी है, तो सेबाइन की किताब है। तो इस तरह से राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन से इतिहास की व्याख्या में सहायता करता है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से क्यों, यानी राजनीतिक सिद्धांत को क्यों कहते हैं। सिद्धांत का मतलब यह है कि राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से, जैसे बहुत से सिद्धांत है, इन सिद्धांतों के माध्यम से अपन को इतिहास की व्याख्या में सहायता मिलती है। यानी कि प्राचीन काल में क्या था, मध्यकाल में क्या था, इन्हीं मध्यकाल इतिहासकालीन जो व्याख्या है, इनकी सिद्धांतों के माध्यम से अपन को व्याख्या करने में सहायता मिलती है। जैसे आपको पता होगा प्लेटो की जो करती है जो रिपब्लिक, उसमें आपको मिलता है कि नगर राज्यों पर संकट किस तरह से आया। रोसो की जो करती है उसमें फ्रांस की स्थिति के बारे में मालूम चलता है। मैकियावेली की जो किताब है द प्रिंस में इटली की शासन व्यवस्था के बारे में अपन को जानकारी मिलती है। तो इन किताबों के माध्यम से अपन को, राजनीतिक सिद्धांत की किताबों के माध्यम से अपन को प्राचीन काल की नगर व्यवस्थाओं, राज्य सरकारों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे आपके रोसो की जो पुस्तक है बहुत फेमस है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह आपकी प्रिंस मैकियावेली की जो पुस्तक है द प्रिंस, ये बहुत फेमस किताबें हैं। इसी तरह प्लेटो की जो है रिपब्लिक, इन किताबों के माध्यम से मन को अलग अलग चीजें मिलती हैं। बहुत सी किताबें इनके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करूंगा। अगर मैं पहला दृष्टिकोण लूँ तो परंपरागत दृष्टिकोण लेता हूँ। परंपरागत दृष्टिकोण क्या है, अब मैंने आपको यहाँ पर आगे समझा दिया, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर एक बात समझ लेना। परंपरागत दृष्टिकोण को आदर्शवादी दृष्टिकोण बोलते हैं, कल्पनावादी है, इसमें मूल्य पर बल दिया गया है, इसमें नैतिकता पर बल दिया गया है, इसमें जो अध्ययन की पद्धतियां हैं वो ऐतिहासिक है, वर्णनात्मक है, इसमें जो अध्ययन का विषय है वो राज्य सरकार और संस्थाओं का है, यानी कि इसमें राज्य सरकार संस्थाओं का अध्ययन पर बल दिया गया है। इसकी जो पद्धतियां हैं वो ऐतिहासिक है, वर्णनात्मक है, इसमें आदर्शवादी, कल्पनावादी, मूल्यों और नैतिकता पर बल दिया गया है। यानी कि ये विशेषताएं हो सकती है। अगर आप पूछे परंपरागत दृष्टिकोण कौन कौन सी विशेषताएं, तो जैसे ये आदर्शवादी अध्ययन है, ये कल्पनावादी अध्ययन है, इसमें मूल्यों पर बल दिया गया है, इसमें नैतिकता पर बल दिया गया है, इसमें इसके अध्ययन पद्धतियां हैं वो ऐतिहासिक और वर्णनात्मक है, इसमें जो अध्ययन का विषय है वो राज्य सरकार संस्थाओं का है। अब इस परंपरागत दृष्टिकोण की दो परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है, दोनों परिभाषाएं बहुत अच्छी है। नंबर एक कौन सी है, गार्नल की। गार्नर ने कहा है राजनीतिक विज्ञान का आरंभ व अंत राज्य से होता है। आरंभ व अंत कहां से होता है, राज्य से होता है। गार्नर में आगे ग है और गेटल में आगे ग है। तो इसने कहा है राजनीति के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान, भविष्य का अध्ययन किया जाता है। किसने कहा, गेटल ने। गेटल में भी ग, गार्नर में भी ग, इसमें कहा आरंभ अंत, इसने कहा अतीत, वर्तमान, भविष्य, यानी कि दोनों में कुछ समान है। ये आरंभ अंत की बात करता है, ये अतीत, वर्तमान, भविष्य की बात करता है, किसके, राज्य के। तो दोनों परिभाषा आपको याद हो जाएगी कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ अंत राज्य से होता है। किसने कहा, एक गार्नर ने कहा, और गेटल ने कहा राजनीति के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान, भविष्य का अध्ययन किया जाता है। अगर परंपरागत दृष्टिकोण की परंपराएं की बात करें तो परंपरागत दृष्टिकोण से जो दृष्टिकोण है उसकी 4 परंपराएं हैं। उसके अनुसार राजनीति विज्ञान में परंपरागत दृष्टिकोण में 4 तरह से अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 किसके रूप में, राजनीति विज्ञान के राजनीति की परंपरागत दृष्टिकोण राज्य के अध्ययन के रूप में अध्ययन करता है। यानी कि राजनीति विज्ञान का पहला दृष्टिकोण है, परंपरागत दृष्टिकोण का पहला जो परंपरा है वो है कि राज्य के दृष्टिकोण के रूप में। इसके विद्वान कौन कौन से, ये विद्वान आपको ध्यान रखना है, यानी कि इसकी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको परिभाषा आती है परंपरागत दृष्टिकोण में कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, तो उनमें परिभाषाओं में केवल आपको 3-4 नाम मिलेंगे। कौन कौन से, यानी कि राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में कौन मानता है, तो गार्नल, गेटल, जिसे आपने यहाँ देखा गार्नर ने, देखो यहाँ पर परिभाषा दी कि राजनीति विज्ञान आरंभ व अंत राज्य से होता है, तो किसने कहा, गार्नर ने कहा। इसी तरह गेटल यहाँ पर आ गया, तो गेटल ने भी कहा कि राज्य के अतीत, वर्तमान, भविष्य का अध्ययन किया जाता है, तो गेटल, यानी कि ये विद्वान, ये कौन, गार्नल, गेटल, गिलक्रास्ट और ब्लंसली, ये राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में मानते हैं। कौन कौन से विद्वान मानते हैं, गार्नल, गेटल, गिलक्रास्ट और ब्लंसली। अब इनको मैं याद तो आपको करने पड़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि कौन विद्वान राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में मानता है, तो गार्नल, गेटल, गिलक्रास्ट और ब्लंसली, ये विद्वान राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में मानते हैं। जबकि राजनीति विज्ञान को सरकार के अध्ययन के रूप में कौन मानते हैं, यानी कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है, यानी कि ये कहता है कि सरकार, ये जो दूसरे विद्वान है कौन कौन से, सिले और लिकाक। सिले और लिकाक, आपको 2 विद्वानों को नाम ध्यान रखना होगा। सिले और लिकाक कहते हैं कि राज्य तो क्या है, एक अमूर्त रूप है,
यानी कि राज्य क्या है, ये अमूर्त रूप है, उसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन उस राज्य की जो काम करती सरकार वही एक तरह से मूर्त रूप में उसके कार्य को अंजाम देती है। इस कारण राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है वो सरकार है। तो सरकार के रूप में कौन मानता है, सिले और लेखाक। आपको इन दोनों विद्वानों को नाम ध्यान रखना होगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं कि राजनीति विज्ञान को सरकार के रूप में कौन मानता है, तो सरकार के रूप में मानते हैं सिले और लेखाक। जबकि सरकार और राज्य दोनों के रूप में कौन मानते हैं, यानी कि न राज्य न सरकार, यानी कि दोनों का रूप, दोनों का अध्ययन करता है, तो कौन करता है, डिमांग और पाल जेबर। दिमाग और पाल जेबर, आपको इनको दोनों को नाम ध्यान रखना है। इसके बाद में मानव का अध्ययन है, यानी राजनीति विज्ञान मानव का अध्ययन है, न तो सरकार का है, न राज्य का है, न सरकार, दोनों का है, ये मानव का अध्ययन है। कौन मानते हैं, लास्की और गेटल। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इन विद्वानों को आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा कि आपको इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि राजनीति विज्ञान के रूप में मानव का अध्ययन के रूप में कौन मानते हैं, तो लास्की और गेटल मानते हैं। सरकार और राज्य दोनों के रूप में कौन मानते हैं, दिमाग और पाल जेबर मानते हैं। इसी तरह सरकार के अध्ययन के रूप में कौन मानते हैं, सिले और लेखाक मानते हैं। और राज्य के अध्ययन के रूप में कौन मानते हैं, गार्नल, गेटल, गिलक्रास्ट और ब्लेंसी इसको राज्य के अध्ययन के रूप में मानते हैं। अब परंपरागत दृष्टिकोण की जो विशेषता है उनको हम देखते हैं। अब राजनीति विज्ञान की विशेषताओं पर बात करते हैं, यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण की कौन कौन सी विशेषता है। विशेषता वही है जो मैंने आपको पहले बताई है। नंबर 1 विशेषता की बात करते हैं, आदर्शनात्मक कल्पनात्मक अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है परंपरागत दृष्टिकोण में। मतलब क्या होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं क्या हुआ है, क्या होना चाहिए, यानी कल्पना की जाती है। यानी कि जैसे मैं कल्पना करूं कि मुझे क्या होना चाहिए भविष्य में, तो इस पर कल्पना पर बात दिया जाता है। जैसे मानते हैं प्लेटो का दार्शनिक शासक, यानी कि प्लेटो ने अपनी जो रचना थी रिपब्लिक में, उसने एक शासक की कल्पना की थी कि शासक को ऐसा होना चाहिए, यानी कि उसने शासक के ऐसे से गुण बताए थे जिसकी वास्तविक जीवन में हो नहीं सकती, यानी कि वास्तविक जीवन में वैसा शासक हो नहीं सकता, लेकिन उसने एक दार्शनिक शासक की कुछ विशेषता बताई थी प्लेटो ने, तो वो आदर्शता था, यानी कल्पना था, यानी कल्पना पर आधारित उन्होंने अपने एक शासक की कल्पना की थी। इसी तरह रूसो ने एक सामान्य इच्छा की बात की है, यानी कि सामान्य इच्छा, यानी कि एक तरह से उसने अपनी जो रचना थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसने सामान्य इच्छा पर आधारित एक राज्य की बात की थी जो एक तरह से कल्पना पर आधारित थी। इसी तरह कांट ने एक नैतिक प्राणी की बात की है। नैतिक प्राणी का मतलब उसमें इस तरह से कि वो कर्म करेगा, यानी परिणाम निरपेक्ष। जैसे अपने आपने दर्शन शास्त्र में पढ़ाया था कि कांट ने एक नैतिक प्राणी की बात की है जिसमें एक तरह से मानवीय मूल्यों की, यानी कि एक तरह से उसमें जिसे मूल्यों की बिल्कुल एक तरह से उसमें भावनाएं बिल्कुल भी ना हो, यानी कि उसमें भावना बिल्कुल से काम, क्रोध, लोभ, मोह बिल्कुल भी ना हो, और बिल्कुल एक तरह से वैज्ञानिक प्राणी हो, उसमें बिल्कुल भी क्रोध ना हो, उसमें बिल्कुल भी गुस्सा ना हो, उसमें सुख हो, उसमें दुख ना हो। इस तरह से एक नैतिक प्राणी की बात की जो एक तरह से कल्पना पर आधारित थी, यानी कि वो इस तरह का प्राणी हो नहीं सकता। इसी तरह हीगल ने एक विश्वात्मा की बात की है। हीगल क्या है, यानी कि राज्य को एक तरह से ईश्वर का अवतार मानता है, यानी कि राज्य को एक ईश्वर मानता है, यानी कि उसकी बिल्कुल भी आलोचना नहीं की जा सकती, एक विश्वात्मा की बात करता है। इसी तरह ग्रीन एक शाश्वत चैतन्य की बात करता है। अब आपको मैंने 5 लिखे, इसलिए लिखे मैंने यहाँ पर ताकि आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार ये मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं। आपके राजनीति विज्ञान में नहीं आएगा तो आपके दर्शन शास्त्र में आएगा, किसी न किसी विषय में आपको ये आएगा। जैसे दार्शनिक शास्त्र का संबंध किससे, प्लेटो से। सामान्य इच्छा का संबंध किससे, रूसो से। नैतिक प्राणी का संबंध किससे, कांट से। विश्व आत्मा का संबंध किससे, हीगल से। शाश्वत चेतन का संबंध किससे, ग्रीन से। ठीक है, नंबर 1 विशेषता ये हुई। दूसरी है कानूनी औपचारिक अध्ययन पर बल दिया जाता है। इसमें अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जैसे इसमें गणितीय विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें तालिका और सारणियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें तो केवल ऐतिहासिक, दार्शनिक, कानूनी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। और संकुचित अध्ययन, संकुचित अध्ययन का मतलब यह है कि जो परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो संकुचित इसलिए है कि इसमें पश्चिमी देशों का ही अध्ययन किया गया। इसमें भारत जैसे देश, एशिया के देश, अफ्रीका के देश, उनकी शासन व्यवस्थाओं का बिल्कुल भी अध्ययन नहीं किया गया, वहां की सरकारों का बिल्कुल भी अध्ययन नहीं किया गया। केवल अपने पश्चिमी देश है, जैसे यूरोप के जो देश है, उन देशों का ही इसमें अध्ययन किया गया। इसमें बाकी विश्व के जो अन्य महाद्वीप है उनके देशों की सरकारों का बिल्कुल भी अध्ययन नहीं किया गया। इस कारण इसको संकुचित क्षेत्र भी बोलते हैं। इसी तरह इसमें व्यक्तिनिष्ठ तत्वों की प्रधानता है, इनकी व्यक्तिगत तत्वों की प्रधानता है।
अब बात करते हैं आधुनिक उपागम। अब आधुनिक उपागम के बारे में मैंने आपको पहले ही परिचय दे दिया। अब आपने अगर परंपरागत दृष्टिकोण को समझ लिया है तो आधुनिक दृष्टिकोण को आप आराम से समझ सकते हो। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद में बहुत से परिवर्तन हुए, यानी कि अलग अलग तरीके से परिवर्तन हुए। जिस तरह से लोक प्रशासन में परिवर्तन हुए, उसी तरह से दूसरे विश्व युद्ध के बाद में भी परिवर्तन हुए। यानी कि अब ये माना जाने लगा कि आप परंपरागत दृष्टिकोण है उसका क्षेत्र संकुचित है, और इसका क्षेत्र व्यापक बनाने के लिए राजनीति विज्ञान को अन्य विषयों के साथ भी संबंध स्थापित करने पड़ेंगे, क्योंकि राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो अन्य विषयों से भी टकराता है। क्योंकि राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो मानव समाज है, और मानव समाज का जो अध्ययन है वो समाज शास्त्र भी करता है, दर्शन शास्त्र भी करता है, अलग अलग विषय यानी कि जिसे अर्थशास्त्र में मानव की आर्थिक तंत्र का अध्ययन करता है। इसलिए राजनीति विज्ञान को अन्य विषयों के साथ संबंध स्थापित करना होगा। इस कारण राजनीति विज्ञान को व्यापक बनाना होगा। इस कारण आधुनिक उपागम के रूप में एक विषय की शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत अमेरिका में एक विश्वविद्यालय था, शिकागो विश्वविद्यालय। तो शिकागो विश्वविद्यालय में एक चार्ल्स मेरम नाम का विद्वान था, इसने यहाँ से ही आधुनिक उपागम की शुरुआत की, यानी कि इसको अन्य समाज विज्ञानों के निकट लाने का प्रयास किया, ताकि दोनों के विषय की सामग्री एक दूसरे से अंतर संबंधित हो जाए। यानी कि अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन बोलते हैं इसको, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, यानी कि इसका मतलब है अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, यानी कि अन्य विषयों के साथ संबंध करते हुए अध्ययन करना। अब बात करते हैं, अब इसमें आधुनिक उपागम में मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया। तो आधुनिक उपागम में यानी कि आधुनिक जो परिप्रेक्ष्य है उसमें मनोवैज्ञानिकों का भी योगदान रहा। आपने मनोविज्ञान पढ़ा होगा, तो मनोविज्ञान में आपने 2-3 इन लेखकों के बारे में जरूर पढ़ा होगा। एक तो कौन सा, रेंसिस लिकल्ट, कुर्ट लेविन और लजासफील्ड, यानी कि इन 3 विद्वानों का भी विशेष योगदान है मनोविज्ञान के क्षेत्र में। यानी कि आधुनिक उपागम में मनोविज्ञान के कुछ सिद्धांतों का इसमें प्रयोग किया गया, जिसमें 3 विद्वान नाम पर मिलते हैं, रेंसिस लिकल्ट, कुर्ट लेविन और लजासफील्ड, इनका विशेष योगदान है। अब बात करते हैं, इसमें एक परिभाषा बार बार में आपकी एग्जाम में पूछी गई थी, डेविड स्टर्न की। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि डेविड स्टर्न भी आधुनिक उपागमों में से एक विद्वान है जिसका प्रमुख योगदान रहा। उसने कहा, राजनीति समाज के बाध्यकारी मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है। प्राधिकृत विनिधान है, यानी कि आपको इस शब्द पर विशेष ध्यान देना है, प्राधिकृत विनिधान है। बाकी ये आपके आगे वाला चेंज हो सकता है, लेकिन राजनीति को प्राधिकृत विनिधान किसने बताया, तो डेविड स्टर्न ने बताया। यानी कि प्राधिकृत विनिधानों का विद्वान किसने बताया, तो डेविड स्टर्न ने। ये वाला शब्द आपके बार बार पूछा गया था हर एग्जाम में कि प्राधिकृत विनिधानों का, इनकी परिभाषा आपके कुछ भी आ सकती है, यहाँ कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको प्राधिकृत विनिधानों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यानी कि डेविड स्टर्न का संबंध इससे है। अगर बात करें आधुनिक राजनीति सिद्धांत का जो जनक, यानी कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की शुरुआत कब से हुई, तो अलग अलग विद्वान अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। कोई कहता है कि मैकियावेली की द प्रिंस है, मैकियावेली की द प्रिंस की पुस्तक के बाद में ही आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों की शुरुआत हुई। कोई कहता है जो ओब्स की रचना है लेवाइथन से ही इसकी शुरुआत हुई। तो अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मतभेद है, लेकिन आपको दोनों ही ध्यान रखने हैं। लेकिन जहां तक मुझे याद है तो मैकियावेली की जो द प्रिंस से ही आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों की शुरुआत हुई थी। इसके बाद में आपकी जो इसके आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के कौन कौन से अनेक विद्वान हैं, आपके डेविड स्टर्न है, लासवेल है, साइमन है, फ्रेडरिक्स है, आदि विद्वान आधुनिक उपागम से संबंधित है। अगर बात करता हूं मैं इसकी विचारधाराएं, तो इसकी 4 विचारधारा है। जिस तरह परंपरागत दृष्टिकोण की 4 विचारधारा रहती है, जैसे राज्य का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है, राज्य सरकार दोनों का अध्ययन है, मानव का अध्ययन है। इसी तरह आपको इनमें ध्यान रखना होगा, कुछ विद्वान आपको ध्यान रखने होंगे जिन यहाँ से पूछे जाएंगे। नंबर 1 कौन सी है, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। जो आपके परंपरागत दृष्टिकोण की जो चौथी विचारधारा आती वो इसकी प्रथम विचारधारा है कि मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। दूसरा है शक्ति का अध्ययन है, यानी कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। अगर आपके कहीं भी आ जाए तो इसमें से शक्ति का अध्ययन में जो आपको 3-4 विद्वान नाम ध्यान रखना होगा, लासवेल, मेरियम, मार्गेंथो और मैक्स वेबर। इन 4 विद्वानों को नाम ध्यान रखना होगा कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन बताने वाले विद्वान कौन कौन से है, तो आपके लासवेल, मेरियम, मार्गेंथो, मैक्स वेबर। बहुत सी बार क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सा विद्वान नहीं है जो राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान नहीं मानता है, तो आपको इनमें से कौन सा नहीं है, तो इन 3 का नाम दे देगा और एक नाम दूसरा दे देगा, तो आपको चारों ही याद करने आवश्यक हैं। इसी तरह राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कौन मानता है, तो राजनीति विज्ञान को व्यवस्था का अध्ययन मानता है आर्मंड
ईस्टर्न और एप्टर, ये तीनों को नाम आपको ध्यान रखना होगा कि राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कौन मानता है, आर्मर्ड, ईस्टर्न, एप्टर। ये चीजें आपको याद करनी है, इनका कोई तोड़ नहीं है, ये आपको बार बार आपको रिवीजन करना होगा, तब जाके आपको याद होगा। और अगला है, लास्ट है, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन, यानी कि राजनीतिक विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। इसमें हर्बर्ट साइमन का विशेष योगदान रहता है। निर्णय प्रक्रिया एक तरह से हर्बर्ट साइमन का विशेष योगदान है, तो एक तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन आपको उसमें लो प्रश्न पढ़ा होगा। हर्बर्ट साइमन को भी 1978 में नोबेल पुरस्कार मिला था, किसके लिए, निर्णय प्रक्रिया के लिए ही मिला था उसको। इसके बाद में इसकी विशेषताएं, अब विशेषताएं बात करते हैं। नंबर 1 है अध्ययन क्षेत्र की व्यापकता, कि आधुनिक दृष्टिकोण में जो परंपरागत दृष्टिकोण में जो क्षेत्र सीमित था, अब इसमें व्यापक किया गया, यानी कि इसमें अब एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका देशों का भी अध्ययन किया जाने लगा, इसके अध्ययन क्षेत्र को व्यापक किया गया। दूसरा, इसमें वैज्ञानिकता, इसमें वैज्ञानिकता लिया गया, इसमें तर्क और कल्पना पर आधारित अध्ययन पर महत्व नहीं दिया गया। इनका विश्वास था कि राजनीतिक विज्ञान को एक पूर्ण विज्ञान बनाया जाए, इसमें गणितीय पद्धतियों का प्रयोग किया जाए, इसमें आंकड़ों और संग्रह का प्रयोग किया जाए, इसमें खोज अनुसंधानों का प्रयोग किया जाए, तो इसमें वैज्ञानिकता पर बल दिया गया। मूल्यहीनता, इसमें मूल्यों को नकारा गया है कि मूल्यों का अध्ययन नहीं किया जाए, यानी कि मानवीय मूल्य है, जैसे क्रोध है, भय है, लालच है, जो मूल्य है, नैतिकता है, उन मूल्यों को हटाया गया, यानी कि विज्ञान में मूल्यों का कोई अध्ययन नहीं होता, तो इसमें मूल्यहीनता पर बल दिया गया। इसी तरह इसमें यथार्थवादी और व्यवहार परक का अध्ययन किया गया, यानी कि इसमें अनुभव पर दिया गया, यानी कल्पना पर ध्यान नहीं दिया गया। इसमें जो आपके साथ जो घटित हो रहा है उसका ही अध्ययन किया जाएगा। जैसे अब मैं बोल दूं कि ये चीज जो साक्ष्य मिला, जिसकी खोज अनुसंधान हुई, जो अपने सामने है उसका ही अध्ययन किया गया, जो अपने सामने नहीं है उसका अध्ययन नहीं किया गया। इसी तरह अंतर विषय उपागम, यानी कि इसके तहत ये आधुनिक उपागम के तहत अन्य विषयों के साथ इसको अंतर संबंधित किया गया, यानी कि इसमें एक दूसरे विषयों के साथ इसमें एक तरह से अंतर विषय उपागम का विशेष ध्यान दिया गया। इसी तरह अनुसंधान खोज का प्रचलन किया गया, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया। अब मैं यहाँ पर आपको तुलना करता हूँ, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण की दोनों तुलना करते हैं। जैसे परंपरागत दृष्टिकोण में राज्य और सरकार का अध्ययन किया गया, उसी तरह आधुनिक उपागम में मानव व्यवहार का अध्ययन किया गया। किसका? मानव व्यवहार का अध्ययन किया गया। परंपरागत में भूत भविष्य वर्तमान का संस्थागत अध्ययन किया गया, यानी भूत में क्या होना चाहिए, यानी कि कल्पना पर आधारित संस्थागत अध्ययन किया गया। जबकि आधुनिक में सरकार की प्रक्रिया, राज्य समाज की अंतरक्रिया, नीति रचना निर्धारण का अध्ययन किया गया, यानी कि समाज की प्रक्रिया किस तरह चले, नीतियों का निर्माण किस तरह से हो, सरकार की प्रक्रिया किस तरह से, मानव व्यवहार क्या है, उस पर बल दिया गया। इसी तरह इसमें परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को स्रोत कला मानते हैं, क्या मानते हैं, इसको कला मानते हैं। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक विज्ञान को पूर्ण विज्ञान मानते हैं, यानी कि इसका मानते हैं, इसको पूर्ण विज्ञान मानते हैं, कला नहीं मानते, इसको पूर्ण विज्ञान मानते हैं। जबकि परंपरागत दृष्टिकोण मूल्य सापेक्ष अध्ययन है, यानी कि ये मूल्यों पर विशेष बल देते हैं, यानी कि मूल्यों का अध्ययन करते हैं। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण है ये मूल्य निरपेक्ष है, यानी कि मूल्यों का अध्ययन बिल्कुल भी नहीं करते। अगर दोनों की बात करें, अगर आधुनिक की बात करें तो ये राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, एक विज्ञान बनाना चाहता है। और जबकि परंपरागत दृष्टिकोण ये कला मानते हैं, यानी कि राजनीतिक विज्ञान को परंपरागत दृष्टिकोण कला मानते हैं और आधुनिक दृष्टिकोण वाले इसको विज्ञान मानते हैं। ये दोनों का प्रमुख अंतर है। लेकिन दोनों की बात करें तो राजनीतिक विज्ञान न तो एक पूर्ण कला है, राजनीतिक विज्ञान न तो एक पूर्ण विज्ञान है, दोनों ही नहीं है, दोनों में बीच का है। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो सर्वमान्य है, सब जगह लागू होते हैं, और कुछ जैसे जो सब जगह लागू नहीं होते। जैसे राजनीतिक विज्ञान का जो अध्ययन है वो मानव भी है, सरकार भी है, राज्य भी है, तो मानव का व्यवहार ऐसा है जो चेंज हो जाता है, उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जबकि आधुनिक कहते हैं कि इसकी एक निश्चित भविष्यवाणी करनी चाहिए। तो इस तरह से हम बात करते हैं, दोनों सिद्धांत अपने सामने हैं कि आधुनिक जो मानते हैं कि पूर्ण विज्ञान है, तो पूर्ण विज्ञान भी नहीं मान सकते, क्योंकि जो मानव का व्यवहार है वो निश्चित नहीं है। जैसे आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपके सामने कुछ कह रहा हूं और मेरे अंदर कुछ है, तो मेरी एक निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जबकि विज्ञान जो होता है, विज्ञान में एक निश्चित प्रयोग के माध्यम से भविष्यवाणी की जा सकती है। जबकि राजनीतिक विज्ञान का जो क्षेत्र है वो सरकार है, राज्य है, मानव है, तो उसकी एक निश्चित भविष्यवाणी नहीं की सकते। कुछ जैसे जिसकी कुछ प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे मानव के ऊपर तुम प्रयोग नहीं कर सकते, उसका व्यवहार के ऊपर तुम प्रयोग नहीं कर सकते, तो कुछ चीजें ऐसे जो आधुनिक की कुछ नहीं है। और इस तरह से परंपरागत में भी जो एक सोच कला मानते हैं, तो कला नहीं, कुछ चीजें ऐसी भी जिनकी कुछ निश्चित चीजें हैं, जैसे राजनीतिक सिद्धांत है, जैसे सरकार इस तरह से कार्य करेगी तो ये होगा। तो दोनों अपनी अपनी जगह है, यानी कि दोनों अलग अलग है। जो परंपरागत का भी अपना योगदान है। परंपरागत सिद्धांतों ने एक आधारशिला, यानी कि एक
एक तरह से उसका फाउंडेशन में एक तरह से मजबूत किया, जिसके माध्यम से आधुनिक सिद्धांतों का जन्म हुआ। अगर दोनों की बात करें तो दोनों अपने अपने जगह है। आधुनिक पूर्ण विज्ञान मानते हैं, परंपरागत एक कला मानते हैं। तो ये आपके आधुनिक और परंपरागत दृष्टिकोण हुआ। अगले वीडियो में दूसरे अध्याय की बात करेंगे, तो आपको ये जरूर समझ में आया होगा। बाकी पढ़ना तो आपको ही है, बार बार रिविजन कीजिएगा, जिससे आपका एक संपूर्ण कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं।